धारा 299 सीआरपीसी और बीएनएसएस की धारा 335 का सार। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुखपाल सिंह बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली मामले में यह निर्णय दिया कि यदि किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद अभियोजन के गवाहों को कोर्ट में लाना संभव नहीं हो, जैसे वे गवाह मर गए हों, देश छोड़ चुके हों या लापता हों, तो उनके पहले से दर्ज बयानों को साक्ष्य सब्सटैंटिव एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन केवल सीआरपीसी की धारा 299 या बीएनएसएस की धारा 335 के अनुसार ही। इसका उद्देश्य यह है कि न्याय प्रक्रिया में देरी या गवाहों की अनुपस्थिति से अपराधी को फायदा न मिले। आसान उदाहरण, रामलाल पर आतंकवाद का आरोप है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन दो अहम गवाहों की मौत हो चुकी होती है। यदि इन गवाहों के बयान पहले ही मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज हो चुके हैं, तो कोर्ट उन्हें धारा 299 सीआरपीसी के तहत सबूत मान सकती है, क्योंकि अब वे गवाह उपलब्ध नहीं हैं। धारा 299 सीआरपीसी यह स्पष्ट करती है कि जब कोई अभियुक्त फरार हो या गवाह अब जीवित न हो, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पूर्व में दर्ज गवाही को सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष और न्यायिक रूप से हुई हो। धारा 157 सीआरपीसी का सार व विशेषताएं। धारा 157 सीआरपीसी यह निर्धारित करती है कि जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, तो उसे जांच कैसे शुरू करनी चाहिए। यह प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करती है ताकि सबूत जल्द से जल्द एकत्र किए जा सकें। महत्वपूर्ण विशेषताएं। अनिवार्य प्रकृति, मैंडेटरी। पुलिस को जैसे ही अपराध की जानकारी मिलती है, उसे जांच प्रारंभ करनी होती है, यह उसका कानूनी दायित्व है। सूचना का कोई भी स्रोत मान्य, कवर्स ऑल सोर्सेज, या अन्यथा और अदरवाइज शब्द यह दिखाते हैं कि एफआईआर के अलावा मौखिक, गुप्त या किसी भी सूचना से जांच शुरू हो सकती है। एफआईआर की कॉपी मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य। पुलिस अधिकारी को एफआईआर की प्रति तुरंत मजिस्ट्रेट को भेजनी चाहिए ताकि न्यायिक निगरानी बनी रहे। तत्काल का अर्थ बिना अनावश्यक देरी, फोर्थविथ। सूचना मिलने के बाद रिपोर्ट भेजने में किसी भी प्रकार की असंगत या अनावश्यक देरी उचित नहीं मानी जाती। मुख्यतः संज्ञेय अपराधों पर लागू, प्राइमरीली फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। यह धारा सामान्यतः संज्ञेय अपराधों के लिए है, लेकिन अदालत की अनुमति से कुछ असंज्ञेय मामलों में भी लागू की जा सकती है। जांच का दायित्व, ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट। पुलिस अधिकारी को अपराध की सच्चाई की जांच करना अनिवार्य है, वह इसे टाल नहीं सकता। सरल उदाहरण, रामलाल के खेत में किसी ने आग लगा दी। वह थाना जाकर मौखिक शिकायत करता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, घटनास्थल पर जाती है और जांच शुरू करती है। एफआईआर की प्रति मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। यह प्रक्रिया धारा 157 सीआरपीसी के अनुसार पूरी होती है। सीआरपीसी की धारा 41 उस स्थिति में लागू होती है जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं मानी जाती। ऐसे मामलों में पुलिस उस व्यक्ति को बिना गिरफ्तार किए पहले एक नोटिस जारी करती है, जिसमें उसे पुलिस के सामने उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है। यह नोटिस तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई वाजिब शिकायत, विश्वसनीय सूचना या संदेह होता है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है। नोटिस प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का यह कानूनी कर्तव्य होता है कि वह उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार पुलिस के सामने उपस्थित हो। अगर वह ऐसा करता है और जांच में सहयोग देता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि पुलिस कोई ठोस कारण दर्ज कर यह न माने कि गिरफ्तारी जरूरी है। लेकिन अगर वह व्यक्ति नोटिस की अवहेलना करता है या पहचान बताने से इनकार करता है, तो उसे न्यायालय की अनुमति से गिरफ्तार किया जा सकता है।
हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पिनपाला उदय भूषण बनाम राज्य के मामले में यह स्पष्ट किया कि सिर्फ धारा 41 सीआरपीसी का नोटिस जारी हो जाने से व्यक्ति का अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल का अधिकार समाप्त नहीं होता। इस केस में आरोप था कि कुछ अज्ञात लोगों ने फेसबुक पर वाईएसआर परिवार को बदनाम करने वाली सामग्री पोस्ट की और शिकायतकर्ता की पहचान का दुरुपयोग किया। पुलिस ने आरोपी को धारा 41 का नोटिस जारी किया। बाद में आरोपी ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी। इस पर न्यायमूर्ति टी मल्लिकार्जुन राव ने कहा कि अगर गिरफ्तारी का खतरा बना रहता है तो धारा 41 का नोटिस कोई बाधा नहीं है। व्यक्ति अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकता है। सरल उदाहरण के रूप में मान लीजिए राज पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर किसी महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नहीं की, बल्कि सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस भेजा कि वह थाने में उपस्थित हो। राज को डर है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए वह अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करता है। अदालत यह मानती है कि नोटिस होने के बावजूद गिरफ्तारी का खतरा वास्तविक है, इसलिए उसकी याचिका स्वीकार की जाती है। इस प्रकार धारा 41 का उद्देश्य अनावश्यक गिरफ्तारी से बचाना और व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग करने का अवसर देना है, न कि उसे जमानत के अधिकार से वंचित करना। सीआरपीसी की धारा 451 संपत्ति की अस्थायी देखरेख, इंटरिम कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। उद्देश्य धारा 451 का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी आपराधिक मामले की जांच या मुकदमे के दौरान यदि कोई संपत्ति जैसे जब्त वाहन, दस्तावेज, नकदी, हथियार आदि कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाती है, तो कोर्ट यह तय कर सकता है कि उस संपत्ति की अस्थायी रूप से देखरेख, इंटरिम कस्टडी, किसके पास रहेगी। यह प्रावधान इस सिद्धांत पर आधारित है कि न्याय सिर्फ अदालत में नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया के दौरान, यानी जांच में भी होना चाहिए। कोर्ट को यह अधिकार है कि वह उचित और न्याय संगत आदेश द्वारा उस संपत्ति के रखरखाव या निपटारे का आदेश दे। सरल उदाहरण, मान लीजिए पुलिस ने रमेश से चोरी की एक बाइक बरामद की और मुकदमे के दौरान उसे कोर्ट में पेश किया। अब असली मालिक श्याम कोर्ट में आवेदन करता है कि बाइक उसे दी जाए ताकि वह उसका उपयोग कर सके। कोर्ट प्रमाण और रिकॉर्ड देखने के बाद श्याम को बाइक की अंतरिम कस्टडी में दे सकती है। यह आदेश सीआरपीसी की धारा 451 के तहत दिया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 169 सबूतों के अभाव में आरोपी की रिहाई। उद्देश्य धारा 169 सीआरपीसी यह कहती है कि यदि पुलिस जांच के दौरान यह पाती है कि अपराध का कोई भी ठोस सबूत नहीं है जिससे आरोपी को अदालत में पेश कर मुकदमा चलाया जा सके, तो पुलिस आरोपी को बिना अदालत में पेश किए ही रिहा कर सकती है। हालांकि यह शक्ति सिर्फ जांच की प्रक्रिया के दौरान और पुलिस हिरासत में रहते समय ही लागू होती है। सरल उदाहरण, मान लीजिए किसी ने शिकायत की कि दीपक ने चोरी की है। पुलिस ने शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया और जांच शुरू की, लेकिन जांच में कोई सबूत नहीं मिला कि दीपक ने चोरी की। ऐसी स्थिति में पुलिस सीआरपीसी की धारा 169 के अंतर्गत दीपक को बिना कोर्ट में पेश किए जमानती बांड पर रिहा कर सकती है।